बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटों पर किसकी पकड़ मजबूत, आंकड़ों से जाने लालू यादव की आरजेडी का दबदबा कितना। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट किसके खाते में जाएंगे। बिहार की कुल आबादी में करीब 17% हिस्सेदारी मुसलमानों की है। साल 2022 में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय का हिस्सा 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 16.9% दर्ज किया गया था। 243 में से 87 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी के वोट शेयर ज्यादा। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 87 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों से आते हैं, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। इन चारों जिलों में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किशनगंज में रहती है, जिनका यह आंकड़ा 68% है। वहीं इसके बाद कटिहार से 44%, अररिया से 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। इन चारों जिलों में कुल मिलाकर 24 विधानसभा सीटें आती है। बिहार की पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोटों पर पकड़ सबसे मजबूत किसकी। बिहार राज्य में पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुल मुस्लिम वोटों का करीब 5% समर्थन मिलता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की जेडीयू ने वामपंथी दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तब उन्हें कुल 23.5% मुस्लिम वोट शेयर मिले थे। इसके बाद जेडीयू ने साल 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े और क्रमशः 6% और 12% मुस्लिम वोट शेयर हासिल किए। जेडीयू और भाजपा के साथ इन दोनों चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा थे। लालू और नीतीश के गठबंधन का मुस्लिम वोटों पर असर अगर बात करें, जब साल 2015 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठबंधन किया था, तब के गठबंधन को पूरे राज्य के मुस्लिम वोट शेयर के 80% वोट मिले थे। हालांकि 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया और उसके बाद चुनाव में उन्हें मात्र 5% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी के गठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले। और तो आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80% मुस्लिम वोट मिले और साल 2024 के चुनाव में 87% मुस्लिम वोट मिले थे। आगमन के लिए 25 साल तक खेलने के बाद टीम इंडिया के इस खिलाड़ी ने अचानक किया संन्यास का ऐलान। लिखा इमोशनल कर देने वाला पोस्ट। भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने गुरुवार 4 सितंबर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया। दिग्गज लेग स्पिनर ने भारत के लिए 2003 में डेब्यू किया था। वह 2024 तक आईपीएल में खेले। अमित मिश्रा ने लिखा, आज 25 वर्षों के बाद मैं क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूँ। एक ऐसा खेल जो मेरा पहला प्यार, मेरा शिक्षक और मेरी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। अमित मिश्रा ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट में आगे लिखा, यह सफर अनगिनत भावनाओं से भरा रहा है। गर्व, मुश्किलें, सीख और प्यार के पल। मैं बीसीसीआई, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, अपने कोचों, सहयोगी स्टाफ, सहकर्मियों और सबसे बढ़कर प्रशंसकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिनके विश्वास और समर्थन ने मुझे हर कदम पर ताकत दी। अमित मिश्रा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। ये वनडे मैच था। इसके 5 साल बाद उन्होंने 2008 में टेस्ट और 2010 में T20 डेब्यू किया। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 मैच खेले। इनमें उनके नाम क्रमशः 76, 64 और 16 विकेट है। अमित मिश्रा ने आगे लिखा, शुरुआती दिनों के संघर्ष और त्यागों से लेकर मैदान पर बिताए शानदार पलों तक, हर अध्याय तक ऐसा अनुभव रहा है जिसने मुझे एक क्रिकेटर और एक इंसान के रूप में बेहतर बनाया। मेरा परिवार मेरे उतार चढ़ाव भरे समय में मेरे साथ मजबूती से खड़ा रहा, उसके लिए उनका शुक्रिया। मेरे साथियों और मेंटोर्स ने इस सफर को खास बनाया, उनका शुक्रिया। अमित मिश्रा का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच। अमित मिश्रा ने दिसंबर 2016 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इससे पहले अक्टूबर में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को वनडे खेला था। वो उनका आखिरी वनडे साबित हुआ। T20 में उन्हें आखिरी बार खेलने का मौका
1 फरवरी 2017 को मिला था। ये मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेला गया था। अमित मिश्रा आईपीएल करियर लेग स्पिनर आईपीएल में 4 टीमों के लिए खेले। वह शुरुआत से इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे और 2024 में अंतिम बार खेले। उनका सफर दिल्ली कैपिटल के साथ शुरू हुआ और लखनऊ सुपर जायंट्स में खत्म हुआ। उन्होंने आईपीएल में कुल 162 मैचें खेले, जिनमें उनके नाम 174 विकेट है। ट्रम्प को एक और मैसेज, पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के अंत में होने जा रही संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। बैठक के वक्ताओं की संशोधित सूची जारी होने के बाद यह जानकारी सामने आई है। इस फैसले से भारत ने राष्ट्रपति ट्रम्प को एक और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक से किनारा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में पहला वक्ता ब्राजील होगा, जबकि इसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 23 सितंबर को UNGA पोडियम से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर उनके दूसरे कार्यकाल में वह पहली बार संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित करेंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले जुलाई में जारी की गई वक्ताओं की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल था। उस लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को UNGA को संबोधित करने वाले थे। हालांकि वक्ताओं की सूची में आगे भी संशोधन हो सकता है। बता दें कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। यह सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वां वर्षगांठ के मौके पर एक बैठक के साथ शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया है कि यह बैठक बीजिंग में 1995 के ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति पर भी विचार करेगी। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 24 सितंबर को जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, जो वैश्विक नेताओं के लिए अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को पेश करने का मंच होगा। बता दें कि यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई मुल्क ट्रम्प के टैरिफ वार, रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव जैसी हालात से जूझ रही है।